नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मास्टर कैडर में एक बेहतरीन कवि लगे हैं, वो हैं अजय। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे साथियों, उनको भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये कवि भी बहुत महत्वपूर्ण है द्विवेदी काल के। तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद तहसील में। ठीक है, ये तहसील का नाम लिखा हुआ है और आगे ऐसे लिख दिया है जी। तो आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक और सामान्य सी जानकारी, हालांकि पेपर में नहीं पूछी जाएगी जी। काशीनाथ उपाध्याय इनके पूर्वज हैं, दादा हो सकते हैं और परदादा हो सकते हैं, जहांगीर के शासनकाल में नौकरी वगैरह किया करते थे। एक और जानकारी, हालांकि ये भी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। कालांतर में मतलब जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे एक पंडित से, पुरोहित से, ठीक है, तो जजमान इनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के लिए जजमान शब्द और इनके गुरु के लिए पुरोहित शब्द। तो दोनों ही गुरु नानक की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, गुरु और चेला दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो नाथपंथी शिष्य हो गए और इन्होंने अपने नाम के आगे सिंह लगा लिया था, यही स्मृति सूचक है उनका। आपको बता देते हैं कि थंबनेल में हमने इनकी तस्वीर लगाई है, तो आप देख सकते हैं थंबनेल में जाकर कि किस प्रकार से इन्होंने पगड़ी भी बांधी हुई है। यही कारण है कि गुरु नानक की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित होने के कारण इन्होंने सिख धर्म को अपनाना तय किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों। जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वही आपको देंगे हम। तो इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माँ का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने हालांकि नाटक, उपन्यास और बाल साहित्य भी लिखा और कुछ रचनाओं को संपादित भी किया साथियों। 50 कृतियाँ उनकी टोटल बन जाती हैं। ठीक है, 50 लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, 50 कृतियाँ मतलब काव्य संग्रह को मिलाकर भी, कविताएँ छोटी बड़ी सभी। ठीक है, तो आपको बता दें कि इन काव्य संग्रहों को ही इनसे बहुत ज़्यादा काव्य संग्रहों से ही इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, अब लिखना शुरू कर दीजिए भाई। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में जब प्रकाशित हुई उनकी काव्य संग्रह की कृति। प्रेमाभू बारिदी 1900 ईस्वी में आया जी। प्रेमाभू प्रस्रवण 1900 ईस्वी में। प्रेम पुष्पोहार 1904 में। काव्य पवन 1909 में। प्रिय प्रवास मोस्ट इम्पोर्टेंट 1914 में। ऋतु मुकुर 1917 में और पद्य प्रमोद 1920 में। आगे हैं 8 हो गए साथियों इसमें। ठीक है, अभी नोवा पढ़ रहा हूँ मैं। पद्य प्रसून 1924 ईस्वी। चोखे चौबदे 1924 ईस्वी। चुभने चौबदे 1925 ईस्वी। बोल चाल 1924 ईस्वी। रस कलश 1931 ईस्वी। कल्पलता 1938 ईस्वी। आगे है परिजात 1940 ईस्वी। बदेही बनवास 1940 ईस्वी। बदेही किसको कहा जाता है साथियों? बदेही बनवास, जो सीता जी, ठीक है ना, सीता जी को कहा जाता है। तो ये भी आप लिख लीजिए। तो एक और जानकारी कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो वो भी आपको बता देते हैं। सन 1947 ईस्वी, 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को उपाध्याय जी का देहावसान हो गया था। ठीक है, तो और भी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं साथियों। नाटकों के बारे में, इनके बाल साहित्य के बारे में किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारियाँ और आपके साथ शेयर कर देते हैं इसी PDF से। तो आपको बता देते तो साथियों, प्रिय प्रवास के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ हम और देंगे, बाद में देते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इनके उपन्यासों के बारे में भी दे देते हैं कि 2 इनके उपन्यास मिलते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। ठीक है, तो इनको इन उपन्यासों से भी काफ़ी ख्याति मिली थी। ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखा था। ठीक है, और डॉक्टर ग्रियर्सन की उत्कट अभिलाषा थी कि खड्ग विलास प्रेस से बोलचाल की ठेठ हिंदी में कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो। ठीक है साथियों, ये जानकारी इतनी बहुत है। एक और जानकारी, इनका जो दूसरा उपन्यास है अध किला फूल, उसमें हम कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से लिखी गई कथा है और इसमें जिम्मेदारों की दुष्प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, दुष्प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण जो है इसमें देखने को मिला है। तो साथियों, इनके 2 नाटक भी देखने को मिलते हैं, रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। ठीक है, ये 2 नाटक भी देखने को मिल जाते हैं।
तो इसमें रुक्मिणी परिणी में तो संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैली का प्रयोग किया है इन्होंने। और प्रद्युम्न विजय भी नाटक की एक विशेषता जो होती है व्यायोग, ठीक है, जो दोनों ही व्यायोग श्रेणी में आते हैं नाटक के जो विशेषताएं हैं। साथ ही जानकारी और भी इम्पोर्टेंट आपको देंगे हम। प्रिय प्रवास जो उनका महाकाव्य है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित, और आधुनिक काल की शुरुआत में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महाकाव्य उभर कर आया था, और माना जाता है कि खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है, और द्विवेदी युग में 1900 से लेकर 1920 तक ये श्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है। साथियों, वैसे तो बहुत ज़्यादा लिखा गया है प्रिय प्रवास के बारे में, हम उतनी जानकारी दे रहे हैं जितनी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो भी हमने बता दी, लेकिन प्रिय प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 15 अक्टूबर सन 1909 ईस्वी में इन्होंने इस प्रिय प्रवास को शुरू किया था लिखना, और ये पूर्ण हुआ था 28 फरवरी सन 1913 ईस्वी को जो समाप्त किया था लिखकर इन्होंने, ठीक है। और माना जाता है कि 1914 में ये प्रकाशित हुआ, ठीक है। माना जाता नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, और मतलब कम से कम इनको 4 साल तो लग ही गए लिखने के लिए, तो 1914 में प्रकाशित हुआ। साथ ही और भी जानकारी दे देते हैं। प्रिय प्रवास का अपना विशिष्ट स्थान है हिंदी में, ठीक है, खड़ी बोली के आधार पर। इस ग्रंथ पर इन्हें 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। सम्मेलन में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया था। साथियों, प्रिय प्रवास जो है इनका सर्गबद्ध वृहत काव्य है, ठीक है, जो 17 सर्गों में 17 सर्गों में विभक्त हैं। और इसकी कथा मैं बता ही चुका हूँ। कृष्ण काव्य धारा मतलब कृष्ण से संबंधित कथा है, उनके बचपन से लेकर जवानी तक का जो भी काल था वो उसको बताया गया है इसमें, ठीक है। और आपको बता दूं कि 9वां और 16वां, ये षोडश मतलब 16, 9वां मतलब 9वें नंबर पर और 16 नंबर पर जो सर्ग है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़े हैं, ठीक है। साथ ही प्रिय प्रवास का जो 9वां सर्ग है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वृंदावन और गोवर्धन की प्रकृति का रूपण इसमें किया गया है। आपको पता ही होगा कि गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार से अपनी तर्जनी पर उठा लिया था कृष्ण ने, तो उसको जहाँ पर रखा गया है इस सर्ग में, ठीक है। तो साथियों, इतनी सी जानकारी इनके बारे में बहुत है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो मास्टर कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। तो जैसे कि ये रस कलश है, जब ये खंड काव्य माना जाता है, कुछ लोग इसको महाकाव्य मानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और वैदेही वनवास की कितने सर्ग है इसके, जो भी हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं इस वीडियो को, ठीक है। तो जानकारी जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने उतनी बता दी। प्रिय प्रवास इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, वो भी हमने बता दिया। और सभी के नाम आपने याद कर लेने हैं, इतने तो पूछे ही जाएंगे पेपर में। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।